क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने आपको केक का ऑर्डर दिया है एंड आपने उनके साथ सब कुछ डिस्कस कर लिया कि थीम कौन सा होगा, डिज़ाइन कैसे बनाना है, और फिर कुछ देर के बाद क्लाइंट का मैसेज आता है कि अब ना हमारा थीम चेंज हो गया है, हमें कोई और डिज़ाइन का केक चाहिए। तो इस केक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्लाइंट ने 1.5 केजी केक का ऑर्डर दिया था एंड शुरू में उन्होंने कहा था कि 2 साल के बच्चे का बर्थडे है, बेबी बॉय है, तो हमें कोई सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने उनके साथ कुछ बहुत ही सिंपल से जो 4 बॉल्स वाले डिज़ाइंस होते हैं वैसा शेयर किया था, और एक डिज़ाइन उन्होंने अप्रूव किया था और कहा था कि हाँ ये वाला सही रहेगा, सो वी विल गो विद दिस। तो सब कुछ ओके हो गया, और केक खैर उनको 3-4 दिन के बाद चाहिए था, तो ऐसा नहीं था कि अर्जेंट ऑर्डर था। लेकिन फिर अगले दिन सुबह उनका मैसेज आया कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमारा ना थीम चेंज हो गया है। एक्चुअली वो किसी और के बच्चे के लिए केक का ऑर्डर दे रहे थे, आई थिंक उनकी नेफ्यू का बर्थडे था, तो इसीलिए उन्हें भी इतना आइडिया शायद नहीं था कि वो लोग थीम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो खैर प्रॉब्लम कुछ नहीं था, लेकिन बस ये था कि उन्होंने पहले जो डिज़ाइन चूज़ किया था वो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डिज़ाइन था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब ना हमारा थीम जो है वो ट्रेन वाला थीम है, तो आप ट्रेन के बेसिस पे कुछ कर सकते हो क्या। तो मैंने उनके साथ कुछ डिज़ाइन शेयर किए, लेकिन मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं शेयर किए, जैसे आजकल हम ट्रेन वाले बनाते हैं ना, जिसमें नीचे ट्रेन ट्रैक के ऊपर ट्रेन चल रही होती है, ऊपर हमारा केक होता है। वैसा डिज़ाइन उन्हें नहीं शेयर किया मैंने, क्योंकि उन्हें सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए था। तो अगेन हमने सब कुछ फाइनल कर लिया, उन्होंने डिज़ाइन भी ओके कर दिया, कॉस्ट भी ओके कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उनका मैसेज आता है कि मैंने ना डिस्कस किया है फैमिली के साथ, और सब कह रहे हैं कि क्योंकि 2 साल के बच्चे का ही बर्थडे है तो उसको इतना सा कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो हम इतना थीम वगैरह पे नहीं जाते, कोई सिंपल सा केक बनाते। तो उन्होंने कहा कि क्या आप शुगर शीट वाला कुछ बनवा सकते हो, जो रेक्टेंगुलर केक के ऊपर शुगर शीट प्रिंट हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर केक कट करने में भी इजी रहता है। तो मैं थोड़ी सैड तो हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, ट्रेन थीम वाला केक मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। लेकिन फिर अभी कुछ कर नहीं सकते, क्लाइंट को जैसा चाहिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है केक। तो मैंने ओके कर दिया, और बाकी सब उन्होंने सेम रखा था। उन्हें 1.5 केजी का केक चाहिए था, और उन्हें बेल्जियन चॉकलेट वाला केक चाहिए था, क्योंकि पहले भी मैंने उनके बेटे के बर्थडे के लिए बेल्जियन चॉकलेट केक बनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया था। तो खैर यहाँ पे मैंने 9x5 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक किया है। मेरे पास रखा हुआ था एक रेक्टेंगुलर टिन, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है, बट उस दिन मेरे ये काम आ गया। सो 9 इंच बाय 5 इंच का टिन था, और अराउंड 3 इंच इसकी हाइट थी। सो एग वाला स्पॉन्ज है ये, अगेन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्पॉन्ज को ना मैंने 3 लेयर्स में कट किया है, और यहाँ पे पाइपिंग बैग में मैं गनाश को फिल कर रही हूँ। सो ये जो गनाश है ना, बेल्जियन चॉकलेट गनाश है, ये मैंने कोवेचर चॉकलेट से बनाया है। बिल्कुल जैसे आप कंपाउंड चॉकलेट से गनाश बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही गनाश बनाना है। 2:1 रेशियो मैंने यहाँ पे लिया है, तो यानी अगर आप 200 ग्राम्स चॉकलेट ले रहे हो तो आपको 100 ग्राम्स क्रीम लेना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चॉकलेट को आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो आपको चॉकलेट को पहले छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, एंड उसके ऊपर गर्म क्रीम डाल के उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, एंड हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोवेचर चॉकलेट को आप बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो कभी कभार उसका जो कोको बटर है वो रिलीज़ हो जाता है, एंड आपका गनाश जो है वो बिल्कुल ऑयली सा हो जाता है। ठीक है, सो गनाश यहाँ पे मैंने रेडी करके एक दिन पहले ही रख दिया था। सो स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट किया था मैंने, और यहाँ पे मैंने 12 बाय 12 इंच का बोर्ड लिया था। मेरे पास रेक्टेंगुलर बोर्ड नहीं था। मैं एक बार सोच भी रही थी कि बोर्ड को मैं कट कर लेती हूँ रेक्टेंगुलर शेप में, पर मैंने सोचा कि केक का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, तो बड़े बोर्ड पे ये अच्छा ही लगेगा। सो स्पॉन्ज को मैंने चॉकलेट सिरप से सोक कर लिया था, एंड उसके बाद मैंने गनाश की एक अच्छी खासी लेयर लगा दी। एंड क्लाइंट ने ये भी कहा था कि हमें क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब बाहर की लेयर में जो आप क्रीम लगाओगे ना, वो भी बिल्कुल पतली लेयर ही चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना क्रीम खाते नहीं हैं। तो मैंने इस तरह से ना सारे लेयर्स को 1 बाय 1 बिल्डअप कर लिया, और इसी कोवेचर चॉकलेट वाले गनाश से ही ना मैंने
केक को अच्छे से क्रम कोट कर लिया। सो बाहर भी जो मैंने गनाश लगाया ना, वो मैंने अच्छी खासी लेयर लगाई थी गनाश की, क्योंकि केक को बाहर से मुझे कोई डिज़ाइन नहीं देना था, तो क्रीम मुझे कम ही यूज़ करना था। तो जब भी हमें ऐसा कोई डिज़ाइन बनाना होता है जहाँ पे क्रीम हम कम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो इसी तरह से आपको बेसिकली अपने केक का जो ओवरऑल वेट है उसे मैनेज करना पड़ता है। तो जब हम कहते हैं ना कि 1 kg केक के लिए हमें 300 ग्राम क्रीम चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें 300 ग्राम क्रीम ही चाहिए। अगर आपको क्रीम कम यूज़ करना है, मतलब डिज़ाइन में आपको इतना क्रीम यूज़ नहीं करना है, जैसे कि बिल्कुल प्लेन सरफेस है बाहर से, तो आप अंदर में जो फिलिंग कर रहे हो या जो स्पॉन्ज आप यूज़ कर रहे हो उसकी वेट बढ़ा सकते हो। ओवरऑल वेट आपके केक का बनने के बाद 1 kg का होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे केक को अच्छे से क्रम कोट करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि कॉवेचर चॉकलेट से जब हम गनाश बनाते हैं ना, उसको सेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है आपके कंपाउंड चॉकलेट के कंपैरिजन में। ये केक ऐसे भी मुझे शाम को 4 बजे भेजना था और यहाँ सुबह मैं 11 बजे ही केक बना रही थी। सो टाइम बहुत था मेरे पास, ऐसा नहीं था कि घाई घाई में बनाना था केक। तो अच्छे से इसको चिल करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। सो केक हमारा अच्छे से सेट हो गया था क्रम कोट करने के बाद। अब मुझे केक को फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी, तो मैंने क्रीम में ना बहुत ही हल्का सा ब्लू जेल कलर मिक्स किया था। एकदम लाइट ब्लू शेड मुझे चाहिए था, क्योंकि फ़ोटो जो आना है ना केक के ऊपर, वो बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल फ़ोटो था। तो मुझे बस ये था कि मैं ऐसे कोई कलर्स यूज़ करूँ केक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, ताकि हमारा जो फ़ोटो प्रिंट है वो अच्छे से निकल के आना चाहिए एंड ब्राइट एंड नाइस दिखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि केक को मैं लाइट ब्लू कलर के क्रीम से कवर करती हूँ एंड बॉर्डर जो मैं बनाऊँगी वो मैं लाइट येलो कलर के क्रीम से बनाऊँगी। सो पाइपिंग बैग की मदद से मैंने केक के ऊपर क्रीम अच्छे से लगा लिया है। अब थोड़ा सा क्रीम मेरा कम पड़ रहा था, मतलब ब्लू कलर का जो मैंने क्रीम बनाया था, वैसे तो एक्स्ट्रा क्रीम बीट करके रखा ही था मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो साइड से फिनिशिंग करते टाइम जो साइड से एक्स्ट्रा क्रीम निकलेगा उसी को मैं टॉप में लगा लूँगी एंड उसी से मेरा पूरा केक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। सो बस पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से मैंने क्रीम को अच्छे से फिनिशिंग दिया। एंड ऑब्वियसली जब हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर केक के ऊपर काम करते हैं तो उसे फिनिशिंग देने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आपको बहुत आराम से पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। एंड जब भी आप स्क्रैपर से फिनिशिंग दोगे ना, तो सिंगल स्ट्रोक्स आपको देना है। स्क्रैपर या पैलेट नाइफ कभी भी कंटिन्यूअसली आपको केक के साइज़ पे नहीं चलाना है, वरना आपको शार्प एजेस नहीं मिलेंगे। आपके जो एजेस है ना वो राउंडेड हो जाएंगे। अगर आपको राउंडेड एजेस चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको शार्प एजेस चाहिए तो इस तरह से सिंगल स्ट्रोक्स लगा के आपको क्रीम को अच्छे से फिनिशिंग देनी है। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि जब आप टॉप में फिनिशिंग दे रहे हो, स्पेशली शुगर शीट लगाते वक्त, आपका जो क्रीम है वो बिल्कुल इवन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे क्रीम ज़्यादा है कहीं पे कम है, वरना क्या होगा, जब आप शुगर शीट इसके ऊपर प्लेस करोगे ना, वो प्रॉपर्ली प्लेस नहीं होगा एंड उसमें बबल्स आ सकते हैं एंड उसके कारण आपका जो शुगर शीट है वो क्रैक हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने इसको प्रॉपर्ली फिनिशिंग दे दिया एंड उसके बाद एक सिलिकॉन ब्रश की मदद से जस्ट साइड्स में ना मैंने वर्टिकल स्ट्रोक्स दिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि पहले वो जो हमारा कोम स्क्रैपर आता है ट्राइंगुलर वाला वो यूज़ करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि हर केक में मैं वही यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक देने के लिए सिलिकॉन ब्रश से मैंने इस पर सिंगल जो स्ट्रोक्स आते हैं ना वैसे वर्टिकल स्ट्रोक्स लगा दिए एंड अगेन मैंने केक को फ्रिज में रख दिया चिल होने के लिए। सो ये है वो प्यारा सा इमेज जो मुझे केक के ऊपर लगाना है। ऑब्वियसली इसे मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट करवाया है एंड जो ऊपर का मैसेज है ना वो भी मैंने शुगर शीट के ऊपर ही प्रिंट करवाया। बेसिकली एक ही सिंगल ऐसा इमेज बना के मैंने दिया था जो शॉप में प्रिंट करवाती हूँ एंड उन्होंने प्रिंट करके दिया है। तो ये मैंने वर्ड डॉक पे बनाया है लैपटॉप के ऊपर। बेसिकली जब भी मुझे इमेजेस की रीसाइजिंग वगैरह करनी होती है ना केक्स के लिए, तो मैं लैपटॉप पे ही काम करती हूँ। मुझे फ़ोन पे काम करना इतना इजी नहीं लगता है, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है एंड मुझे वर्ड डॉक, पावर पॉइंट ये सब थोड़ा बहुत आता है, तो मुझे उसी पे काम करना इजी लगता है। तो इस तरह से मैंने शुगर शीट को अच्छे से कट कर लिया
और अगर आपको शुगर शीट कट करने में कभी दिक्कत आए ना, तो आपको क्या करना है, जस्ट शुगर शीट को 10 सेकंड के लिए फ्रीज़र में रख देना है, फिर आप उसे निकाल लीजिए एंड पीछे का जो प्लास्टिक शीट है वो बहुत ईजिली पील ऑफ हो जाएगा। तो केयरफुली आपको शुगर शीट को उठा के अपने केक के ऊपर प्लेस करना है एंड हल्के हाथों से उसको प्रेस करना है ताकि शुगर शीट आपके केक के क्रीम से स्टिक हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है न्यूट्रल जेल एंड जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था बिल्कुल सेम उसी तरह से फिंगर की मदद से मैंने एक पतली सी लेयर लगाई है न्यूट्रल जेल की हमारे इमेज के ऊपर। नाउ पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि न्यूट्रल जेल आपने क्यों लगाया। तो न्यूट्रल जेल मैंने इसलिए लगाया ताकि हमारा जो इमेज है ना वो क्रीम के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें मॉइस्चर आ जाता है एंड उसके क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप न्यूट्रल जेल लगाओगे तो आपका जो इमेज है वो क्रैक नहीं होगा एंड अगर आप लंबे टाइम को इसको फ्रिज में भी रख दोगे ना तो भी इसके कलर्स फेड नहीं होंगे। जैसे एक मैंने केक बनाया था जो क्लाइंट को सुबह 11 बजे चाहिए था, लेकिन फाइनली वो शाम को 4 बजे उस केक को लेके गए हैं एंड पूरा टाइम शुगर शीट लगा हुआ था केक के ऊपर एंड मैंने केक का फ़ोटो भी शेयर किया था। उस केक को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, शुगर शीट कहीं से क्रैक नहीं हुआ था, फटा नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो न्यूट्रल जेल इस तरह से लगाने से ना, जो हम इमेज लगाते हैं केक के ऊपर इस तरह से फ्लैट करके जब हम इमेज लगाते हैं तो हमारा जो इमेज है, जो शुगर शीट है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। तो बस न्यूट्रल जेल लगाने के बाद मैंने इस पर एक बॉर्डर बना दिया। येलो कलर का क्रीम लिया था मैंने और जो हमारा शेल डिज़ाइन वाला नोज़ल आता है उसी से मैंने ऊपर एंड नीचे की तरफ बॉर्डर बना दिया। आई एम सॉरी, आज भी मेरा गला बैठा हुआ है तो आई डोंट नो वीडियो में कैसा साउंड करेगा, बट आई होप एटलीस्ट देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केक को मैंने बनाया कैसे है, फिनिशिंग कैसे दिया है। एंड आप लोग प्लीज़ इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। अब तो मैं वापस रेगुलरली पोस्ट करने लगूँगी वीडियोस, चाहे गला कितना भी ख़राब क्यों ना हो, बट मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली आप लोग के साथ कुछ ना कुछ मैं शेयर करती रहूँ। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।